जय श्री राम गाइज। इस व्लॉग में काशवी अपनी मम्मा और नानी के साथ में जा रही थी सुजानगढ़, जहाँ पर थी काशवी के दो मामा की शादी। वो शादी के फंक्शंस स्टार्ट हो गए थे, तो वही अटेंड करने के लिए हम लोग जा रहे थे सुजान। जिस शादी की हम इतने दिन से शॉपिंग कर रहे थे, इतने दिन से वेट कर रहे थे, फाइनली वो शादी आ चुकी थी। हम लोग सुबह 9 बजे रवाना हो गए थे चूरू से सुजानगढ़ के लिए। तो 2 घंटे का सफ़र हमें करना था और इस दिन का मौसम इतना प्यारा लग रहा था, तो हमें 2 घंटे के सफ़र में बिल्कुल भी पता नहीं चला। और चूरू से चलते हुए आ गया था रतन नगर, उसके बाद में आया फतेहपुर। ये है फतेहपुर का दो जांटी बालाजी मंदिर, और इसके आगे की जो रोड है वो इतनी प्यारी लगती है दिखने में, बहुत ही प्यारी, सुंदर, साफ़ सुथरी। इस दिन का मौसम इतना प्यारा था और इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी, तो काशवी पे पूरा रास्ता इतना अच्छे से इंजॉय करती हुई जा रही थी और अपनी मम्मा को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया पूरे रास्ते में। और पूरा रास्ता कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे सुजानगढ़। सुजानगढ़ के अंदर इंटर होते ही सबसे पहले आता है यहाँ ये स्टेशन, और स्टेशन से थोड़ा सा आगे चलते ही आता है ये तिरुपति बालाजी का मंदिर। और ये मंदिर पूरा साउथ स्टाइल में बना हुआ है और बहुत ही प्यारा है। मैं अपने आगे के व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी ये पूरा मंदिर अंदर से। तो इस मंदिर से थोड़ा आगे चलते ही वो भवन आता है जहाँ पे हमें जाना था शादी के फंक्शंस के लिए। और हम लोग जब पहुँचे तो यहाँ पर यज्ञ का फर्स्ट फंक्शन स्टार्ट हो चुका था और इसकी पूजा पाठ थोड़ी लंबी चलती है। तो हम लोग जब पहुँचे थे तो इसकी पूजा पाठ कंप्लीट होने ही वाली थी। हम ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य संस्कार होता है, जिसमें दूल्हे को विवाह से पहले पहले जनेऊ धारण करवाई जाती है। इसके बिना विवाह संपन्न नहीं होता है। इसमें पूजा पाठ के साथ साथ हवन होता है और लड़के को जनेऊ धारण करवाई जाती है। उसके बाद में गुरु बनाया जाता है और उसको एक गुरु मंत्र धारण करवाया जाता है, जिसे हमेशा उसको पूजा पाठ करते हुए उस गुरु मंत्र को उच्चारण करना होता है। पूजा और हवन कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर सभी से झोली के अंदर दक्षिणा डलवाई जाती है। इसमें 2 बार झोलियों में डलवाई जाती है, एक बार पंडित जी को और एक बार माँ के लिए। जनेऊ का फंक्शन और पूजा पाठ पूरे होने के बाद में ही थी बान। काशवी तो जैसे ही यहाँ पर पहुँची तो वो यहाँ पर किसी को जानती पहचानती नहीं थी। तो पहले तो उसने अपनी मम्मा को बिल्कुल भी छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। फिर उसको एक दो बच्चे दिखे तो उनके साथ थोड़ा खेलने फिरने में लगी, तो अपनी मम्मा को थोड़ा छोड़ा और इधर उधर खेलने लगी। फिर हो चुका था बान का फंक्शन स्टार्ट। तो बान का फंक्शन शुरू होते ही सबसे पहले होती है गणेश पूजा। गणेश पूजा पूरी होने के बाद में ही आगे के प्रोग्राम शुरू होंगे। जनेऊ पूरी होते ही बहुत कम ही टाइम था बान के अंदर, तो सबने फटाफट अपने कपड़े चेंज किए और बान के लिए सब लोग वापस नीचे आए। अब काशवी को तो क्या था, बच्चे मिल गए थे तो वो तो खेलने में इतना मगन हो गई। फिर थोड़ी देर बाद याद आया उसे कि अरे मुझे तो मम्मा से भी मिल के आना है। फिर वो अपने मम्मा के पास में आई और मम्मा से पूछने लगी, मम्मा ये सोनू मामा क्या करती है। वो इन दो मामा में से सिर्फ बड़े वाले मामा यानी कि सोनू मामा को ही जानती थी। यही नाम सुन रखा था कि हमें सोनू मामा की शादी में जाना है। दोनों दूल्हे भी बहुत प्यारे लग रहे थे कि थू थू किसी की नज़र ना लगी इनको। ये शादी की रिचुअल्स, पूजा पाठ, ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, उसके बाद जाके कहीं शादी होती है। फिर काशवी तो अपनी मम्मा की गोद में ही बैठ गई आके कि मम्मा मैं भी देखूंगी ये सब क्या हो रहा है। और वो भी बोल रही थी, मम्मा ये आप क्या बंधवा रहे हो, ये मुझे भी बंधवाना है। और सवाल जवाब करने लगी थी और अपनी मम्मा को छोड़ नहीं रही थी वापस से। और ये सामने काशवी की नानी माँ पूरा रीति रिवाज समझा रही थी कि अब ये ऐसे होगा वैसे होगा। काशवी की नानी को पूरे रिचुअल्स का पता है कि कब क्या कैसे क्या होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से सब कुछ सीखा है और उन्होंने भी अपनी 2 बेटियों की शादी कर ली थी, तो उन्हें इन सब रीति रिवाज का बहुत अच्छे से ज्ञान है। जब भी घर में कोई शादी कोई फंक्शन होता है तो हम लोग कितना दिन से उसका वेट करते हैं, अच्छे से शॉपिंग करते हैं, तैयारियां करते हैं पूरी शादी फंक्शन वगैरह की। पूरे रीति रिवाजों को अच्छे से देखना समझना, उसमें भी एक अलग ही मज़ा होता है। ये सब देखकर मुझे भी मेरी शादी के वो पल याद आ गए, जब मैंने भी अपनी बान को बहुत अच्छे से रेडी होकर बहुत अच्छे से एंजॉय किया था और अपने हर एक शादी की वो फंक्शन याद आ गए। काशवी भी पूरे फंक्शन अपनी मम्मा की गोद में बैठकर देख रही थी, एंजॉय कर रही थी और पूछ रही थी मुझसे, मम्मा आप ये क्या कर रहे हो, मैं भी करूँगी ये। और गोद में बैठे बैठे हंसती जा रही थी। सब सुहागिन महिलाओं ने इसमें पार्ट लिया और सबका होने के बाद में आखिर में हम दोनों की बारी आई। फिर हम लोग ने बहनों बहनों ने ये मिलकर रीति रिवाज की और हमने भी अच्छे से फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह क्लिक करवाई।
ये फंक्शन कंप्लीट हुआ इतने में काफ़ी लेट हो चुकी थी और काशवी को लग गई थी जोरों की भूख, तो मैंने उसकी पेट पूजा करवाई। फिर उसके बाद में नीचे ये हल्दी की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह का छोटा सा प्रोग्राम था, हम लोग ने वहाँ पार्ट लिया, फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, वीडियो बनवाए। इतने में ही हम लोग के घर वापस आने का टाइम हो चुका था। फिर हम लोग ने वहाँ से विदा लिया और दोपहर के 4 बजे यहाँ से रवाना हो गए थे वापस चूरू के लिए। धूप तो बहुत तेज़ थी, लेकिन क्या करें, हमें टाइम पर वापस घर भी पहुँचना था। सुबह जब हम सुजानगढ़ आ रहे थे तो हम लोग फतेहपुर होकर आए थे और अब हम वापस जा रहे हैं तो रतनगढ़ के रास्ते से होकर जाएंगे। सुजानगढ़ से चलकर 45 मिनट का रास्ता कवर किया, उसके बाद आया रतनगढ़। ये है काशवी की मम्मा का ननिहाल और यहाँ पर ये एक शॉप है जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है, वो है काशवी के मम्मा के नाना जी की। और ये है वो बंद शॉप जो काशवी के मम्मा के नाना जी की है, ये वाली। ये शॉप रतनगढ़ के मेन मार्केट के अंदर स्थित है। यहाँ से थोड़ा आगे चलते ही आता है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। फिर रतनगढ़ से निकलकर आ गया था चूरू और ये फाइनली आ चुका था हमें जहाँ आना था, चूरू। काशवी तो सुजानगढ़ से रवाना होते ही अपनी मम्मा की गोद में सो चुकी थी। चलो गाइस, बाय बाय।